एग्जाम हॉल की शांति को तोड़ते हुए एक मीठी आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। हेलो, तुम थोड़ा मेरी सीट पता लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा है। मैंने देखा तो एक लड़की कमर पर हाथ रखकर मुझसे मदद मांग रही थी। उसकी आंखों में एक बेचैनी सी झलक रही थी। हमारे बीच कोई परिचय नहीं था, बस कुछ घंटे पहले ही बस में बैठकर हम दोनों इस एग्जाम देने आए थे। फिर भी उसकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने उसका रोल नंबर पूछा और नोटिस बोर्ड पर जाकर उसकी सीट ढूंढ ली। हमारी बातचीत शुरू हुई। वो इस शहर की नई थी और किसी को नहीं जानती थी। मुझे उस पर थोड़ा तरस आया। हमने घंटों बातें की, उसके सपनों, उसके शौक, उसके हंसी मजाक, सबके बारे में। वो जितनी खूबसूरत दिखती थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसकी बातें थी। उसकी हर बात में एक अलग ही चमक थी। मुझे लगा कि मैं उसके साथ बहुत सहज महसूस कर रहा हूँ। एग्जाम के बाद हम दोनों साथ साथ बाहर निकले। हमने घंटों साथ साथ घूमे और बातें की। मुझे उसके साथ बहुत मजा आ रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मैं उसके करीब आ रहा था। मुझे उससे प्यार हो रहा था, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचा रहा था। अब ये हाल था कि रोज उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाता कि उसका नाम क्या हो सकता है, और फेसबुक पे सर्च करता, मगर रिजल्ट के रूप में फेसबुक से सिर्फ अफसोस ही मिलता। बस एक ही उम्मीद बची थी, मिलने की। जब हम दोनों को एक ही बस से काउंसलिंग के लिए जाना था। एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाई, जब मैं बस में चढ़ा तो वो आगे से दूसरे नंबर की सीट पर बैठी हुई थी। मैंने ठहर के उस पर एक भरपूर निगाह डाली। खुले बालों और नाक में सोने की बाली पहने हुए आज दिल पे उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उससे नजरें मिली तो मुस्कुरा के मैं पीछे की सीट की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने आवाज दी, अरे तुम्हारे लिए ही ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली पड़ी सीट की तरफ इशारा किया। ऐसा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाला चेक भगवान के यहाँ डाले थे, सबका सब भगवान जी ने क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, शायद उसका फल था ये। मैंने अपने चेहरे पे हल्के से नापसंदगी के भाव लाए और जाकर उसके पास बैठ गया, ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उस पे एहसान कर रहा हूँ। बस जब चलने लगी तो कुछ देर इधर-उधर बात करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, "क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे?" चोरी पकड़े जाने से जब मैं गड़बड़ा गया और कुछ ऊट-पटांग बोलता ही कि वो हँसते हुए बोली कि इन दिनों मुझे हिचकियाँ बेहद आ रही थी, तो मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रहे होंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं याद करने वाला। मैंने गहरी सांस ली और बोला कि अच्छा, फ्लर्ट कर लेती हो? वो खिलखिलाकर हंसने लगी। बस 8 बजे से चल रही थी, अभी रात के 12 बजे चुके थे। सबको भूख भी लगी गई थी, इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल पे गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपनी मजबूरी बताई कि उसकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही खाना खाएंगे। आधे घंटे बाद जब खाना खा के स्प्राइट का कैन पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था, तो वो मुझे कॉर्नर वाली टेबल पे अपने फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना कैन उसकी तरफ झुका के पूछा कि वो भी पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया। फिर भी मैंने 2 कैन लिया और बेटा से उसके टेबल पे पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बड़ी जोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो 2 गोल्ड फ्लैग और एक क्लोव था। मैंने क्लोव जलाई और होटल से थोड़ा दूर जाके कस लेने लगा। अभी 2-4 कस ही लिए होंगे कि उसका फ़ोन का फ्लैश लाइट मेरे चेहरे पर था। ऐसे तो मैंने उसकी ड्रेस की हल्की सी झलक से ही उसे पहचान लिया था। फिर भी मैंने पूछा, कौन हो? जवाब में वो कुछ बोलने के बजाय फ्लैश जलाए रही। फिर कुछ देर में खुद ही बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते, और फिर तुम तो अब मेरे अच्छे बच्चे हो। मैंने कस लेना जारी रखते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बच्चा हो गया बाबू? अगले पल ही वो दांत पीसते हुए सर पे सवार हो गई। फेंकोगे भी या अभी और फुटेज खाओगे? मैंने सिगरेट होंठों से अलग किया और उसे घूरने लगा। वो सीरियस हो गई थी। शुभ मजाक नहीं कर रही, सच में प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे लगा कि माहौल बोझिल हो जाएगा, इसलिए चुगल किया कि मैं तो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में तुम मेरे ओंठों पे अपनी ओंठ रखोगे और पूछोगे कि क्या जलता हुआ सिगरेट मेरे नर्म हुए ओंठों से ज़्यादा ज़रूरी है। उसने हंस के मेरे हाथ से सिगरेट छीन के फेंका और बोली कि ओ मेरे सस्ते फेसबुकिया फिलासफर, चलो अब इलायची खाओ, नहीं तो रात भर में स्मेल आएगी और मैं सो नहीं पाऊंगी। एडमिशन वगैरह होते होते वो इतना करीब हो गई कि गर्लफ्रेंड से कम आदत ज़्यादा
लगती थी। मैं खुद उसके इतने प्यार से हैरत में पड़ जाता। जब भी साथ होती तो ज़माने भर की बातें ढूँढ लाती और सुनाती। मैं उसके चेहरे की तरफ ताकता और खामोशी से सुनते रहता। अक्सर जब वो फ्यूचर और करियर की बातें करती तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर संजीदा हो जाती। उस वक़्त उसके चेहरा ऐसा लगता जैसे बुद्ध ने अपनी सारी शांति और मासूमियत उसके चेहरे पे छोड़ रखी हो। जब वो ज़्यादा संजीदा हो जाती तब मैं चुहल करते हुए इश्क में ग्लोबल होते हुए कहता, अरे बामियान कि बुद्ध इतना भी शांत मत देखो, तुम्हें आसमान में उड़ाने के लिए मेरे जैसा आतंकवादी आ चुका है। वो खिलखिला के हंसने लगती, तब मैं बस उसे देखता रह जाता। निर्विकार अक्सर मुझे ज़बरदस्ती कैंटीन ले जाती। मैं पैसे देता तो फट पड़ती, तुम्हारा पैसा भी तो मेरा ही पैसा है, अभी इसे खर्च कर लेते हैं, शादी के बाद उसे खर्च कर लेंगे। मैं चुपचाप पड़ जाता। खाने में ना तो मुझे पिज्ज़ा पसंद था, ना ही डोसा, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे खिलाती। मैं ना नुकुर करता तो कहती, मेरे हाथों में जादू है, तुम खा के देखो, सब अच्छा लगेगा। इससे पहले ऐसे ज़िद करके मेरी माँ ही खिलाती थी। तब बचपन में मैं तीखा होने के कारण मीट खाने से मना कर देता और वो मीट को पानी से धोकर खिलाती और कहती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं दुबली हो जाऊँगी। ये बात मेरे मन में भर गया था। बचपन में मैं उन पे गुस्सा होता तो कहता कि खा आगे से खाना नहीं खाऊँगा और आपको दुबला कर दूँगा। सब लोग हँसते, मैं नहीं समझ पाता। बच्चा था ना, उसके साथ अभी भी बच्चा ही बन जाता। खाली क्षणों में कभी इतनी खुशी देखता तो ऐसा लगता कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। अक्सर मेरे साथ यही होता आया है। जब ज़्यादा खुश होता हूँ तो बड़ा दुःख आने वाला होता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने लगा। धीरे-धीरे चीज़ें बदलने लगी, मिलना-जुलना कम हो गया। मैं उसे मैसेज करता कि बदले-बदले से सरकार नज़र आते हैं, तो उधर से जवाब केवल स्माइल में आता। इसी बीच दशहरे की छुट्टी हो गई, मैं घर आ गया। यहाँ आकर उससे फ़ोन पे बात कर पाना मुश्किल होता था। अक्सर रात को 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के उसे कॉल करता, मगर उसकी बातों से कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट ले रही हो। मैंने उसे कॉल करना छोड़ दिया, उसका कॉल भी आता तो नहीं उठाता। छुट्टियाँ बीतने के बाद जब कॉलेज लौटा तब तक सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। अक्सर दोनों एक-दूसरे को देखकर नज़रअंदाज कर देते। कॉलेज के नए रूटीन का बहाना होता, मगर मुझे सब कुछ पता था। अक्सर दोस्त आकर बताते कि एक सीनियर के साथ वो लाइब्रेरी में टेबल शेयर कर रही है। मैंने इसी वजह से लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया, ताकि अपनी आँखों से उसको किसी और के साथ ना देखूँ। किताबें रूम पर ही मँगा लेता, वैसे भी उनमें अब मन नहीं लगता। कॉलेज में आने के बाद जाने क्यों बिना नागा रोज़ रात को वो फ़ोन करती। मैं उसके सामने इन सब चीज़ों का ज़िक्र छेड़ता तो वो ऐसे शो करती जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। पुराने दिनों का ज़िक्र करता तो पढ़ाई के प्रति सीरियस होने का बहाना बनाने लगती। मुझे भी पढ़ने पे ध्यान देने की एडवाइस देने लगती। मैं ही घुटने लगा। तंग आकर मैंने एक दिन उसे कह दिया कि मेरे पास फ़ोन ना करो प्लीज़, अब सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगा कि इतना कहने पे भी वो कुछ तो सफाई देगी, मगर वो सफाई देने के बजाय चहकते हुए बोली, शुभ, अगर तुम्हें सब कुछ खत्म लगता है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी बाट काटने वाली। जैसे तुम्हारी मर्जी, बस एक काम कर दो, मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी कर दूँगी। मैंने उसकी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी और वॉलपेपर पे वापस माँ की तस्वीर लगा ली। मुझे लगा अब यहाँ से खुद को समेट लूँगा, लेकिन अगले दिन फिर से उसका फ़ोन आ गया। मेरे रिसीव करते ही वो चेक पड़े, कैसे हो? लाइफ़ मज़े में है या नहीं? मैं चुप्पी साधे हुए था। वो मुझे तरह-तरह के सवालों से उकसा रही थी। कोई गर्लफ्रेंड ढूँढी क्या? सिंगल हो के कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसे सवाल पूछ-पूछ के नश्तर की तरह भीतर चुभो रही थी। जिस्म के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे काँच की किरचियाँ बिखरी हुई हों और सीने में चुभ रही हों। मैं चुप पड़ा, बस उसकी कॉल सुन रहा था। आँखों से आँसू गिर रहे थे। गला रुंध गया था। फ़ोन कटा तो महीने बाद फिर से सिगरेट की तलब लगी। हॉस्टल की बाउंड्री तड़प के बाहर जाके गुमटी खुलवाई और 2 डिब्बे सिगरेट लाके फूँक डाला। इस बार फेफड़े के साथ-साथ रूह भी धुएँ से भर जाए, ऐसी कोशिश थी। अगले दिन जब दोपहर को नींद खुली तो उठते ही फ़ेसबुक पे स्टेटस सिंगल कर दिए। धीरे-धीरे ब्रेकअप की खबरें सबको लग गईं। मैं चुप सा हो गया था। कॉलेज से आता और खुद को कमरे में पैक कर लेता था। किसी से काम भर से ज़्यादा बातें नहीं करता। व्हाट्सएप, फेसबुक ऑन इंस्टॉल कर दिया। रोज़ शाम को माँ से बात करके उन्हें फ्यूचर प्लान की बकवास बताता। वो रोज़-रोज़ एक ही बात सुन के भी नहीं उबती। उन्हें लगता था कि मैं किसी बड़ी गलती कर बैठा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम से लड़ने की बात कहती। पापा को फ़ोन करके रोज़ गुड नाइट
बोलने लगा। उन्हें लगता कि मैं किसी पेपर में फेल हो गया हूँ। तो ढके छुपे ढांढस बात थे कि बेटा कोई परेशानी हो तो मत घबराना, दुख के दिन हंसते खेलते हुए काटने चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता। इधर रूममेट अक्सर बताता कि कैसे वो किसी भी सेक्शन में जा रही है तो सब लड़के उसको मेरा नाम लेके ट्रोल करते हैं। जहाँ जाती है सब उसे ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर बुलाते हैं। वो उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। मेरे सामने जब कभी ये होता तो मैं लड़कों को मना कर दिया करता, सिगरेट के धुएं में उसे भुलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे साल बीता तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेकअप का दर्द मिट चला। हालांकि वो कहीं दिख जाती तो मैं नज़र में फेल लेता। अपने अच्छे एकेडमी और बिहेवियर के कारण मैं कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स चुन लिया गया था। एक दिन रात को सिगरेट जला के जैसे ही मैंने बुक खोला कि गार्ड ने आके बताया कि अर्जेंट है, डीन सर बुला रहे हैं। भागते हुए जब मैं डीन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वो उसी सीनियर लड़के के साथ बाहर खड़ी थी। अंदर पता चला कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। आज जब उसने लड़के से किसी बात पर झगड़ा कर लिया तो उसने उसे जोर से मार दिया। वो बेहोश हो गई थी। सर चाहते थे कि दोनों को कॉलेज से निकाल दिया जाए। मेरे से बस वो स्टूडेंट के रिएक्शन के बारे में जानना चाहते थे। मैंने पूरे 1 साल बाद उसकी तरफ आंख उठा के देखा। आंखों के बगल में काला धब्बा साफ नजर आ रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कभी यही आंखें थी जो मेरे आंखों से चाह कर भी ओझल नहीं होती थी। मैंने डेन सर को बतलाया कि लड़का तो पहले से आवारा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लड़की का अबॉर्शन करवा के निकाल लेते हैं। सर मुतमईन नहीं थे। उनका कहना था कि इसकी लाइफ की गारंटी कौन लेगा और पैसे कौन देगा, माँ बाप जानेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि सर सब कुछ मैं कर लूँगा। वो फिर भी नहीं मान रहे थे। मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके टेबल पे पटक आया कि अगर लड़की की जान को कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। सर मान गए। रूम आके अपना एटीएम और वैलेट खंगाला तो 2,000 रुपये थे। कुछ सूझ नहीं रहा था। माँ ने बर्थडे पे एक गोल्डन रिंग दिया था। उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए, कुछ दोस्तों से उधार लेके उसका अबॉर्शन करवा के उसके हॉस्टल छोड़ आया। सर से रिक्वेस्ट करके उसके ना निकलवाने का लेटर भी लेके दे दिया। 5-6 दिन की होड़ और धूप दौड़ के बाद जब बैठा तो उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। ओपन किया तो उसने मेरी फेसबुक डीपी के साथ अपनी कॉलेज बना के नीचे कैप्शन डाला हुआ था, आई एम सॉरी शुभ, मैं बहक गई थी। तुम्हारा प्यार ज़्यादा था, मैं संभाल नहीं पाई। अब तुम्हारी राजा बन के जीवन गुजार लूँगी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फक ऑफ बिच लिखा और सेंड कर दिया। मैं खुद को दोबारा इश्क की गलतफहमी में नहीं डाल सकता था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। शुभ ने अपनी आंखें बंद किया और गहरी सांस ली। क्या वो इस दर्द से कभी उबर पाएगा? क्या उसे दोबारा प्यार मिल पाएगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं।